गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? भूगोल की कक्षा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं महाद्वीपों तथा महासागरों का वितरण। ठीक है, तो हमने कुछ टॉपिक इसके कवर कर लिए हैं, आगे के कुछ टॉपिक आज कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज यहाँ से टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा आज का भूकंप तथा ज्वालामुखी का वितरण। तो आप जानते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही एक दूसरे से अंतर संबंधित रखते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता लगा है कि ये भूकंप और ज्वालामुखियों का अधिकतर संकेंद्रण मध्य अटलांटिक महासागर के, जो अटलांटिक महासागर का मध्यवर्ती भाग है उसमें एक रेखाकार रूप में, और भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में न्यू गिनी, और हम बात कर लेते हैं म्यांमार के क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक मिलता है। इसके साथ साथ अफ्रीका के पूर्वी तट पर हमारा पूर्व तटीय भाग में जो हमारे विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा ज्वालामुखी हैं, इनका संकेंद्रण देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो हमारा अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, जो हमारा प्रशांत महासागर है उसके जो किनारों में तटवर्ती भाग है, वहाँ पर भूकंप तथा ज्वालामुखियों का संकेंद्रण मिलता है। इस भाग में सर्वाधिक ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी होने की वजह से इस जो प्रशांत महासागर वाला जो भाग है, मैप नहीं है मैं दिखा पाता आपको, प्रशांत महासागर वाला जो भाग है वहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी का एक केंद्र एक गोलाकार आकृति में पाया जाता है, या उसके तट के किनारे किनारे उसमें पाया जाता है। गोलाकार नहीं कहेंगे कि तट के किनारे किनारे पाया जाता है, जिससे एक रिंग बन जाती है, घेरा सा नजर आता है। इसलिए प्रशांत महासागर के जो ज्वालामुखियों के क्षेत्र वाला भाग है उसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, या अग्नि मेखला भी कहते हैं उसको, या आग की अंगूठी भी इसको कहा जाता है। कई विभिन्न नामों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर क्या है, आग की अंगूठी क्या है, अग्नि मेखला क्या है। तो आपको केवल ये बताना होगा कि प्रशांत महासागर के तटवर्ती भागों में जहाँ पर ज्वालामुखी का संकेंद्रण पाया जाता है उसी भाग को क्या कहते हैं हम, अग्नि मेखला, रिंग ऑफ फायर या आग की अंगूठी भी कहते हैं। इसको प्रशांत परिमेखला भी कहा जाता है। इसी प्रकार हमने बात की मध्य अटलांटिक महासागर, तो मध्य अटलांटिक मेखला भी हमारा ज्वालामुखी और विभिन्न भूकंपों का संकेंद्रण है। ठीक है, ये तो था हमारा ज्वालामुखी और भूकंपों का अल्प वितरण, थोड़ा सा वितरण की हमने बात की। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है महासागरीय अधिस्थल का विस्तार। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जाना था, हमने पढ़ लिया था कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो महाद्वीप हैं वो हमारे प्रवाहित हुए, एक दूसरे से विस्थापित हुए, एक दूसरे से दूर अलग हो गए। विभिन्न अध्ययनों ने ये बताने का प्रयास भी किया है कि हमारा जो महासागर का अधिस्तर है वो भी विस्तारित है, वो भी चलायमान है, उसमें ही परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए जैसे हमारा ये सागर महासागर का अधिस्थल है, ये फैल रहा है, ये विस्तारित हो रहा है, ये बात बताने का प्रयास किया है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के तथ्य यहाँ पर सम्मिलित हैं, जो रेडियो एक्टिव परीक्षण और पराचुंबकीय परीक्षण के माध्यम से प्रस्तुत हैं। उन तथ्यों से हम ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि हाँ वास्तव में महासागरीय अधिस्थल का विस्तार भी हो रहा है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये देखने को मिलता है, बताया गया है कि जो हमारे महासागरीय मध्य अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र है, वहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार के सबसे अधिक क्षेत्र पाए जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार वहाँ अधिक अपार मात्रा में होता है। अर्थात जितने भी महासागरीय कटक हैं, चाहे मध्य अटलांटिक हो चाहे प्रशांत कटक हो, इसमें क्या है, जो हमारे कटकों के सहारे ज्वालामुखी क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। ये बात बताने का प्रयास करेंगे। नंबर 2, किस प्रकार से, देखिए ये बताया जाता है कि जो हमारे कटकों के पास की जो चट्टानें हैं, भूपर्वतीय की चट्टानें हैं, वो अधिकतम नवीन आयु की हैं, और जैसे हम दूर हटते जाते हैं, महाद्वीपों की हटते जाते हैं, तो उनकी आयु में अधिकता होती जाती है। इस प्रकार से समझेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, सागरीय, ये हमारा सागर अधिस्थल है, महासागर का अधिस्थल है, और ये हमारा एक महाद्वीप है। ठीक है, ये भी हमारा महाद्वीप है, ये महाद्वीप के प्लेट है। तो जैसे जैसे आप देखते हैं यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ से ये देखने को मिला है कि यहाँ जो चट्टानें पाई जाती हैं भूपर्वतीय पर, उनकी आयु क्या क्या काम है, और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, इधर बढ़ते जा रहे हैं, उसकी आयु
अधिक है। अब यहाँ लॉजिकल बात ये है कि जब ये पूरा सिस्टम बना होगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो अधिस्थल बना है कि पहले वाला भाग बन गया बाद में वाला भाग बना होगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता, ऐसा तो होता नहीं है कि हमारा हाथ पहले आ गया और नाक पहले आ गई और सिर बाद में आया है, बाल बाद में आया, ऐसा नहीं होता ना। यानी ये माना जाता है कि अगर ये एक साथ ही बनी होती, अगर हम बात करते, अगर इसमें विस्तार नहीं हो रहा होता, अधिस्थल में प्रसरण नहीं हो रहा होता, तो हम कह सकते थे कि हाँ ये है। लेकिन हमें देखने को मिला है कि यहाँ से कटक के सहारे सारे जैसे जैसे हम महाद्वीपों की ओर बढ़ते हैं तो जो चट्टानें पाई जाती हैं उनकी आयु बढ़ती जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर नवीन चट्टानें कहाँ से आई, यहाँ पर ओल्ड चट्टानें कैसे आई? तो इसका मतलब ये है कि संभवतः यहाँ चट्टानें धीरे धीरे दर खिसकना प्रारंभ हो गई होगी, यानी जो अधिस्थल है वो फैलता रहा होगा और अंदर से ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से फिर नवीन परपटियाँ, नवीन चट्टानें बनती रही होंगी। किस प्रकार से बनती हैं ये भी कहा जाता है कि जैसे हमारे ये जो हमारा भाग है अधिस्थल वाली परपटी है, जब हमारी महाद्वीप प्लेट से टकराती है तो इसके अंदर धस जाती है, अभिसरण सीमा का निर्माण करती है और फिर यही पुनः ये चट्टान फिर पुनः पिघल करके मैग्मा चैम्बर बनने के बाद फिर पुनः ज्वालामुखी का रूप लेकर के आती रहती है। तो इस प्रकार से क्रम चलता रहता है, इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो महासागर का अधिस्थल है ये, इसमें विस्तार होता रहता है, इसमें प्रसरण होता रहता है। तीसरा तथ्य है ये देखने को मिला है, तीसरा तथ्य ये कहा जाता है, नंबर 3 पर हम रखेंगे कि जो महासागरीय अधिस्थल है उसकी जो परपटी की चट्टानें हैं और महाद्वीप चट्टानें हैं, उन दोनों में आयु की बात करें तो वो भी अलग अलग है। यानी यहाँ की परपटी नवीन है, यहाँ की परपटी बहुत ही ओल्ड है। यानी महाद्वीपीय और महासागरीय चट्टानें की जो आयु है वो भी अलग अलग है। तो ये बात भी प्रूव करती है कि ये मतलब महासागर का अधिस्थल विस्तार हो रहा है। दूसरी बात ये इसमें बात नंबर 4 ये तथ्य सामने आया था कि जो हमारे भूकंप के केंद्र हैं, ज्वालामुखी के केंद्र हैं, वो हमारे जो जहाँ मैग्मा चैम्बर है, ज्वालामुखी केंद्र है वहाँ पर, तो उसके जो भूकंप के केंद्र हैं वो कम गहराई में मिलते हैं, यानी उनकी गहराई कम है। और जहाँ गहरी खाइयाँ हैं, जहाँ गहरी खाइयाँ हैं वहाँ भूकंप के केंद्र कम गहराई पर है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ भूकंप के केंद्र कम गहराई पर है, यहाँ भूकंप के अधिक गहराई पर, कम गहराई पर है, भूकंप के केंद्र अधिक गहराई पर है। तो संभवतः ये वाला जो भाग पहले कभी आ रहा होगा ये ऊपर आ गया होगा और ये इस प्रकार से प्रसरण कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे ज्वालामुखी महासागर के अंदर ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उससे कटक का निर्माण होता है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे भूकंप के केंद्र जहाँ मध्य सागरीय कटक हैं वहाँ पर कम गहराई पर पाए जाते हैं और जहाँ गहरी खाइयाँ पाई जाती हैं वहाँ पर अधिक गहराई पर भूकंप के केंद्र पाए जाते हैं। तो ये भी इस बात को प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि महासागरीय अधिस्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय अधिस्थल जो कटक हैं उनके द्वारा चट्टानें पाई जाती हैं, उनके पुराचुंबकीय अध्ययन के आधार पर प्रोफेसर हैरी हैश महोदय ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिसे हम सागर नितल विस्तरण सिद्धांत भी कहते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत इसको कहा जाता है और इन्होंने इसको 1961 ईस्वी में दिया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत या सागर नितल प्रसरण सिद्धांत प्रोफेसर हैरी हैश महोदय ने 1961 में प्रस्तुत किया था, जिसके माध्यम से हमने भी जाना है कि महासागर का अधिस्थल है उसमें विस्तार हो रहा है। हमने कुछ तथ्य इसके बारे में जाने। अब इससे अगला टॉपिक हमारा आता है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए प्लेट अलग है और विवर्तनिकी अलग है और दोनों को मिलाकर के जो प्रक्रिया है वो बनती है। पहले समझ लीजिए प्लेट, प्लेट क्या होता है। देखिए प्लेट शब्द सबसे पहले टूजो विल्सन ने दिया। टूजो विल्सन एक महान भूगोल वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने टूजो विल्सन ने जिन्होंने प्लेट शब्द दिया, जिसका अर्थ होता है, प्लेट का मतलब होता है एक बड़ा दृढ़ भूखंड, यानी दृढ़ भूखंड या दृढ़ चट्टान हमारी प्लेट कहलाती है। तो आप जानते हैं कि हम प्लेट हमारी जो पृथ्वी है विभिन्न प्लेटों में विभक्त है। उन प्लेटों के स्वभाव, उनकी रचना, उनकी आकृति, उनके प्रकार, उनके स्वभाव और उनकी गतियों के बारे में अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए प्लेट क्या है, एक बड़ा दृढ़ खंड है, दृढ़ भूखंड है और हमारे पृथ्वी में इस प्रकार के बहुत से भूखंड दृढ़ भाग पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं और इन प्लेटों की रचना, इन प्लेटों की आयु, इन प्लेटों के प्रभाव, इन प्लेटों के प्रसार और इन प्लेटों के स्वभाव आदि के बारे में
जानकारी जुटाना या अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ठीक है, और प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में पार्कर मॉर्गन महोदय ने ये प्रस्तुत की थी, और जिसके आधार पर ये बता दिया गया था कि हमारे चट्टाने हैं, सॉरी ये प्लेटें हैं, एक दृढ़ खंड है, विशाल दृढ़ खंड है जो महाद्वीपीय और महासागरों से मिलकर के बना है, यानी इन प्लेटों पर ही महाद्वीप और महासागर विराजमान या विद्यमान, और ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक इकाई के रूप में तैर रही हैं। तो जो पहले वैज्ञानिक महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो गलत साबित हुआ। ये कहा जाता है कि जो महाद्वीप और महासागर हैं सारे के सारे विभिन्न प्लेटों से मिलकर बने हैं, क्योंकि सारी प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं, तो संभवतः वही प्लेटों की गति के माध्यम से ही उनमें विस्तार हो रहा है, और सारी प्लेटें आज भी गति कर रही हैं। ठीक है, तो जितनी भी हम पूरे विश्व की जो जितनी प्लेटें हैं, कुछ उन सारी प्लेटों को छोटी और बड़ी प्लेटों में विभक्त किया गया है। बड़ी प्लेटें यहाँ पर 7 हैं और छोटी प्लेटें और अन्य प्लेटें हैं जो आपस में तैर रही हैं, आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे बड़ी प्लेटें। ठीक है, तो 7 बड़ी प्लेटें हैं। बड़ी प्लेटें कितनी हैं? 7 हैं। अब जिनके बारे में आप सुन लीजिए, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हमारी क्या है? उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। दूसरी है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। नंबर 3 है अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। आगे है नंबर 4 पर प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। नंबर 5 पे आएगा यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। नंबर 6 पे है अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। और नंबर 7 है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी प्लेटें हैं, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है कुछ बड़ी प्लेटों में विभक्त है। और अब हम बात करते हैं कुछ छोटी प्लेटों के बारे में। ठीक है, तो छोटी प्लेटें देखिएगा, देखते हैं। कोकोस, नजका प्लेट है, छोटी है। फिलीपींस प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है। कोकोस, नजका, अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। और नंबर 5 है कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट। और नंबर 6 है फ्यूजी प्लेट, फ्यूजी प्लेट। तो ये कुछ छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, अब इनका डिस्क्रिप्शन अलग अलग दिया हुआ है, पुस्तक में है, तो अगर आप दीक्षा ऐप पर जाकर के इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझना ठीक रहेगा। और कोरोना के चलते डायग्राम की जो व्यवस्था है मेरे पास नहीं हो पा रही, तो घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप इतना इसको समझने का प्रयास करें। दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिससे आपको सारी की सारी
ये पूरा चैप्टर उसमें मिल जाए तो उसको धीरे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और टॉपिकों के साथ में, पूरा चैप्टर कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर एंड कमेंट्स जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट्स करने से हमें पूरी कमियां पता लग जाती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट्स जरूर किया करें, जो भी कमियां आपको नज़र आती हैं तो वो दूर कीजिए, हम आपको समझ करके दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।